सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के बाद मैं लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि 2 महीने से मैंने कोई भी वीडियोस वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि पहले सिटी मूव की सेटल हो रहे थे, उसके बाद मेरे को इंडिया जाना था, वहाँ पे फंक्शंस वगैरह अटेंड करने थे, बहुत ही बिजी हिसाब किताब चल रहा था, कोई भी वीडियो मैं नहीं शूट कर पा रहा था। उसके ऊपर से थोड़ा सा लेजी हिसाब किताब भी हो गया था, उस वजह से वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं की। 2-3 वीडियो इनफैक्ट शूट करके रखी हुई हैं, उनको एडिट नहीं किया, वो धीरे धीरे डालूंगा। लेकिन पिछले 2 महीने में भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। लिबरल पार्टी ने अपना नया लीडर चूज कर लिया एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, रिप्लेसिंग जस्टिन ट्रूडो। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गद्दी संभाल ली। कभी टैरिफ आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे, पता नहीं क्या ही चल रहा है दुनिया के अंदर। उसके ऊपर से काफ़ी सारे लोग कनाडा की पीआर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मुश्किल हिसाब किताब हो गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। मैं अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसको लेके मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं। काफ़ी सारे लोग मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं कि भी क्या कहना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है कि यार जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने ये बोला था कि भी जैसे ही मेरी जो लिबरल पार्टी है वो मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढ लेगी, मतलब अपना नेक्स्ट लीडर चूज कर लेगी, तब मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। तो 9 मार्च को ये दिन भी देखने को हमें मिल गया। मार्क कार्नी नाम के एक पर्सन है, काफ़ी बढ़िया इकोनॉमिस्ट है, ऐसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। भाई बैंक ऑफ कनाडा के वो गवर्नर रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के वो गवर्नर रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। लेट्स सी आगे फ्यूचर में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या चेंजेस लाते हैं, क्या पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, कैसी उनकी लीडरशिप रहेगी, वो तो देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग चिंतित हो रहे हैं कि भाई मैं कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, या फिर मेरी पढ़ाई जस्ट कंप्लीट होने वाली है, या फिर मेरी पढ़ाई जस्ट कंप्लीट हुई है, मैं जॉब्स वगैरह ढूंढ रहा हूँ, तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया है, पता नहीं मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो शॉर्ट में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पॉलिटिक्स वगैरह ना, इसमें हमारा बहुत ही कम कंट्रोल है। एटलीस्ट जब तक हम टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं या फिर पीआर भी बन जाते हैं, तब तक भी हम कुछ नहीं कर सकते। कौन पॉलिटिशियन आ रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है हमारे एक्शंस के ऊपर कि हम किन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, नए नए कनाडा के अंदर आए हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर नई नई मिली है, या फिर अपनी अकोमोडेशन वगैरह फाइनल कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में प्राइम मिनिस्टर के चेंज होने से आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला। अकोमोडेशन आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, पार्ट टाइम जॉब आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, या फिर 2nd सेमेस्टर जस्ट खत्म हुआ है और अपने आगे आने वाले सेमेस्टर्स की आपको फीस इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए भी आपको खुद ही सेविंग्स करनी पड़ेगी। कोई स्पून फीडिंग नहीं करने वाला, कोई आपका हैंड होल्डिंग नहीं करने वाला। इन चीज़ों को लेके वरी करने के अलावा अपनी चीज़ों के ऊपर काम करो जो आपकी लाइफ के अंदर है। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, या फिर नए नए आप वर्क परमिट पे आए हो, अपनी फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो अपने फील्ड में, तो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद ही जॉब्स को अप्लाई करना पड़ेगा। कोई प्राइम मिनिस्टर आपको जॉब नहीं दिलाने वाला। लॉन्ग रन में डेफिनेटली क्या नए प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज वगैरह होती हैं, क्या वो चेंजेस लेके आता है, डेफिनेटली मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो आपको जॉब चाहिए, फटाफट से आपको जॉब चाहिए अपने फील्ड में फुल टाइम, या फिर पीआर के लिए आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, नॉक ए, नॉक बी, टियर 0, टियर 1, टियर 2 वाली कैटेगरी की, तो उस केस में आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी डिटर्मिनेशन, आपका हार्डवर्क वो डिसाइड करेगा कि आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। ढंग से अगर प्लानिंग करोगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और अपना हार्डवर्क करोगे, तो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे पता है कि यार काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के ऊपर नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन स्टिल यार जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको लेके ज़्यादा वरी मत करो, अपने ऊपर काम करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में है, उनको लेके मेहनत करो, सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। बाकी यार ये बोलना चाहूँगा कि ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं लाइफ को इस नज़रिए से देखता हूँ। हो सकता है कि यार आपका ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग हो, तो डेफिनेटली कॉमेंट करके अपना हिसाब किताब ज़रूर शेयर करना, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सीखने को कुछ मिलता है, तो इसलिए हम आते हैं यूट्यूब पे कि नई नई चीज़ें सीखने को मिले, नए नए पर्सपेक्टिव्स वगैरह पता लगे। उसके बाद यार बात आ जाती है कनाडा की पीआर की। अब ये सबको पता है कि आज के टाइम पे कनाडा की पीआर लेने का जो हिसाब किताब है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 2 साल पढ़ाई की, 2 साल जॉब की, उसके बाद भी उनका इनफ स्कोर नहीं बन रहा है, क्योंकि जो एक्सप्रेस एंट्री का सिस्टम बनाया गया है उसमें 6 अलग कैटेगरीज हैं। अगर आप कैटेगरी बेस्ड जाते हो तो थोड़ा ईजी है कनाडा की पीआर लेना, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो तो भाई साहब कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। अभी एक लास्ट ड्रॉ निकला था 521, तो इतना स्कोर करना एक नॉर्मल बंदे के लिए जो 12th के बाद आया, फिर ग्रेजुएशन करके भी आया, उसके लिए इतना स्कोर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए स्टूडेंट्स को, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यार 2-3 ही दिखाई देते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि आपको अपने आइल्ट्स और अपने सेल्फिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। मतलब
पूरी मेहनत करनी होगी, अपने आइल्स की तैयारी करो या फिर सेल्फिप की तैयारी करो। अब लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, कोई आइल्स का एग्जाम देना चाहता है, कोई सेल्फिप का एग्जाम देना चाहता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। मॉक टेस्ट दो जो आपको सही लगता है कि यार मैं तो आइल्स क्रैक कर लूँगा या फिर मैं सेल्फिप क्रैक कर लूँगा, जो आपको सही लगता है उसकी तैयारी करो, उसमें मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करो। मिनिमम आपको CLB 9 तो लाना ही पड़ेगा अगर आपको 521 का टारगेट अचीव करना है। उसके बाद बात आ जाती है फ्रेंच की। अब आपको फ्रेंच सीखनी होगी। अगर आप फ्रेंच सीख लेते हो तो फ्रेंच कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉ है ना, उसमें स्कोर बहुत ही कम आ रहा है। लास्ट जो ड्रॉ निकला था इस कैटेगरी का वो था 410 पॉइंट्स। बड़ी आराम से आप इतने स्कोर को अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। अब मैं नहीं कह रहा कि फ्रेंच सीखना बहुत आसान है, बहुत टाइम लग जाता है, 8-9 महीने, 10 महीने, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप सीख लेते हो, टफ एग्जाम दे देते हो, उसमें बढ़िया स्कोर आ जाता है, तो उस केस में PR लेना काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। उससे पहले भी फ्रेंच कैटेगरी बेस्ड का एक ड्रॉ निकला था, उसमें 428 कट ऑफ निकला था और 6500 लोगों को ITA गई थी और 410 स्कोर में 4500 लोगों को ITA गई थी। तो यहाँ से जो कनाडा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, जो IRCC की प्रायोरिटी है ना, उसके बारे में पता लगता है कि जो फ्रैंकोफोन लोग हैं, जो फ्रेंच बोल सकते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। और यार फ्लो में एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि अगर इस सिचुएशन के अंदर मैं होता कि भाई कनाडा की PR कैसे लेनी है, बहुत ही औखा हिसाब किताब हो रखा है, स्कोर नहीं आ रहा है, आइल्स करे, सेल्फिप करे, फ्रेंच सीखे या नहीं सीखे, क्या करना है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलता। मुझे पता है बचपन से यार मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो इंग्लिश मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं उसके ऊपर काम करता, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करता, क्योंकि फ्रेंच बिल्कुल ही एलियन लैंग्वेज है। मतलब मैंने कभी बोली नहीं, सुनी थोड़ी बहुत है, तो उसमें स्कोर लाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। तो मैं पर्सनली आइल्स या फिर सेल्फिप, इन दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम के ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करता। एक कंटेंट क्रिएटर है ऋषभ नाम का, उसने भी सेल्फिप के ऊपर मेहनत की, बढ़िया स्कोर लेके आया और अपनी जॉब ऐसी कैटेगरी में ली जिसमें जो स्कोर है, जो कट ऑफ है, वो थोड़ा सा कम आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ PR हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ के ऊपर खेलो, जो आपको ऑलरेडी आता है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ना कि, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ना कि कोई चीज़ जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते उसको शुरू कर रहे हो। यू नेवर नो कितना टाइम लग जाएगा, होगा भी नहीं होगा, हमें नहीं पता। तो पर्सनल ओपिनियन है, बस ये हिसाब किताब है। उसके अलावा अगर आपको फ्रेंच भी नहीं सीखनी तो आपको दूसरी जॉब वगैरह करनी पड़ेगी, जैसे कि हेल्थ के फील्ड में आपको जॉब करनी पड़ेगी या फिर आपको स्किल्ड ट्रेड्स में जाना पड़ेगा, तो उनका भी जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है। तो इन जॉब्स में अगर आप चले जाते हो तब भी PR लेना बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो PR लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे बस एक ही ऑप्शन है, आइल्स, सेल्फिप या फिर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ। बाकी हाँ, हमारी जो योर इमिग्रेंट फ्रेंड कम्युनिटी है, जो प्लेटफॉर्म है, उस पर हम आइल्स, सेल्फिप, फ्रेंच की ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर ट्रेनर्स हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बढ़िया मार्क्स आ सके और वो कनाडा की PR ले सकें, बन सके पक्के कनाडा वाले। तो ये सिस्टम है। 2 चीज़ें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा के अंदर 2 साल अपनी पढ़ाई करते हो, बहुत ही मेहनत करते हो, उसके बाद 3 साल अपनी बढ़िया तरीके से कनाडा के अंदर अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे जॉब करते हो, बढ़िया वाली, मे बी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट, फिर भी आपका इतना स्कोर नहीं बनता है, क्योंकि अब तो ये सारे फील्ड भी स्टेम से निकल के जनरल कैटेगरी के अंदर चले हैं, इतना मुश्किल हिसाब किताब हो गया है। तो अगर आपको अपनी होम कंट्री में जाना पड़ता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अपनी होम कंट्री में जाके भी आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। होम कंट्री में भी 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। रेफ्यूजी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, दिक्कत वाली चीज़ होती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं होता तो मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करता कि भाई रेफ्यूजी के चक्कर में पड़ता है, क्योंकि यार वो अलग ही सिनेरियो है, अलग सिस्टम होता है। ऊपर से कनेडियन गवर्नमेंट ने ये थोड़े टाइम पहले अनाउंस कर दिया था कि अगर कोई फेक रेफ्यूजी क्लेम डालता है, असाइलम क्लेम डालता है, तो उनकी जो एप्लीकेशन है उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया जाएगा, बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस की जाएगी हर एक चीज़ की। तो इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी होम कंट्री में जाना कोई हर्ज नहीं है। लोग बातें करते हैं, बातें करते रहेंगे, मे बी 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप वापस आ जाओगे अपनी PR लेके। मेरी एक नोन फ्रेंड है जो फ्रेंच की ट्रेनर है, वो इंडिया वापस चले गई है क्योंकि उसके इतने पॉइंट नहीं बन रहे थे, लेकिन उसको पता है कि मेरे को 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को फ्रेंच आती है, तो इंडिया से वो अपनी PR अप्लाई करेगी। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यार बहुत सारे लोग ना कनाडा की PR को लेकर पागल हो जाते हैं, PR होगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, PR होगी तो हमने पता नहीं क्या ही उखाड़ लिया। यार एक PR नॉर्मल चीज़ होती है, वो कनाडा का परमानेंट वीज़ा होता है, उससे आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। असली लाइफ कनाडा के अंदर PR के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो PR हर एक चीज़ नहीं होती। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि भी कनाडा आए थे, अपनी पढ़ाई की, कोई भी जॉब करके किसी ना किसी तरीके से अपनी PR ले ली, लेकिन PR लेने के बाद अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अब लाइफ में करना क्या है, क्योंकि ना ही उन्होंने ढंग की पढ़ाई की, ना ही पढ़ाई के बाद उन्होंने कोई ढंग की जॉब की। अब 5, 6, 7 साल निकल चुके हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भी लाइफ के अंदर करना क्या है। अभी भी वो वही नॉर्मल वाली जो सर्वाइवल जॉब्स है वो करते जा
जा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा पीआर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल टेंशन छोड़ ही दो, लेकिन पीआर के अलावा अपने करियर पे भी ध्यान दो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब पीआर हो जाएगी उसके बाद किस पे फोकस करोगे, करियर बनाना है ना बढ़िया। तो अगर आपके पास एक बेस होगा, पीआर से पहले आपने 1-2 साल 3 साल जॉब की होगी, बेस होगा, फिर पीआर हो जाएगी, उसके बाद आप बढ़िया तरीके से कनाडा के अंदर ग्रो कर सकते हो। लेकिन आपका फोकस रहेगा मेरे को पीआर लेनी है, पीआर लेनी है, पीआर लेनी है। पीआर तो मिल जाएगी किसी ना किसी तरीके से, आप ले ही लोगे जुगाड़ करके। अगर आप इतने ज़्यादा फोकस्ड होगे तो पीआर तो ले ही लोगे, लेकिन फिर आप परेशान होगे क्योंकि उसके बाद क्या करना है। जिन लोगों को समझ आ जाएगा वो ठीक है, जिन लोगों को नहीं आएगा वो भी ठीक है। लाइफ एंजॉय करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अब से रेगुलर लेंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालेंगे। और हाँ, जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।